स्टार्ट करते हैं। हमें आज पढ़ना है एनआईओएस क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, बहादुर। आपने कम उम्र के अनेक लड़के लड़कियों को कारखानों, चाय की दुकानों या फिर घरों में काम करते देखा होगा। आपकी इच्छा होती होगी कि उनके विषय में कुछ जानें, जैसे वे कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, कैसे रहते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, विभिन्न परिस्थितियों का सामना वे कैसे करते हैं। संभव है कि इस विषय में आपके भी कुछ अनुभव हों। बहादुर एक ऐसे किशोर की कहानी है जो अपने घर से भागकर शहर आता है। वहाँ एक घर में नौकरी करने लगता है। वह अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करता है, लेकिन एक दिन अचानक वह इस घर से भी भाग जाता है। वह ऐसा क्यों करता है, आइए जानें। उद्देश्य क्या है इस पाठ का? बहादुर के घर से भागने के मनोवैज्ञानिक कारण स्पष्ट कर सकेंगे। मतलब साइकोलॉजिकल क्या प्रॉब्लम थी उसको, उसको क्या परेशानी थी जिसकी वजह से घर छोड़कर भाग गया। वयस्कों, वयस्कों मतलब जो नौजवान, स्पेशली जो किशोर हैं, विशेषतः किशोर हैं, पर सामाजिक परिवेश के दबाव को समझ सकेंगे। मतलब जैसे आप बड़े हो गए हो, कमाने खाने लगे हो, तो समाज में घुसोगे, समाज मतलब मार्केट में जाओगे, काम करोगे, है ना। तो उस टाइम पे आपके ऊपर क्या दबाव पड़ेगा, है ना, या किसी के ऊपर दबाव क्या पड़ता है, वो हम समझ सकेंगे। विभिन्न या भिन्न परिस्थितियों वाले दो किशोरों के व्यवहार में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। बहादुर के प्रति परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार पर कारण सहित टिप्पणी कर सकेंगे। बहादुर के नौकरी छोड़कर भाग जाने के बाद भी सभी के पछतावे का कारण बता सकेंगे। बहादुर जैसे किसी अन्य किशोर के रहन-सहन पर टिप्पणी कर सकेंगे। कहानी के मुख्य पात्रों का चरित्र चित्रण कर सकेंगे। कहानी की भाषा शैली पर टिप्पणी कर सकेंगे कि कहानी में कौन सी भाषा शैली का इस्तेमाल किया गया है। मूल पाठ स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो कठिन शब्द हैं यहाँ हाशिए पर दिए हुए हैं, जैसे सहसा, अचानक, ठिगना, छोटे कद का, दायित्व, जिम्मेदारी। ये सारे इसमें स्टोरी में, इस कहानी में आएगा, तो हम यहाँ से समझ सकते हैं उसके मतलब। स्टार्ट करते हैं। सहसा मैं काफी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया। दायित्व का मतलब होता है जिम्मेदारी। ठीक है, जिम्मेदारी आ गई हो। वह सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह से मलका रहा था। मलका रहा था मतलब आंखों को खोल रहा था, बंद कर रहा था। 12-13 वर्ष की उम्र थी। ठिगना चकईठ शरीर। चकईठ का मतलब होता है गोल बनावट का, और ठिगना का मतलब छोटे कद का। तो छोटे कद का, गोल बनावट, गोरा रंग, चपटा मुंह। वह सफेद निकर, आधी बांह की सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बांधा था। उसको घेरकर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। निर्मला चमकती दृष्टि से, मतलब तीखी नजरों से, कभी लड़के को देखती, कभी मुझको और अपने भाई को। निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई थी। पंच बराबर हो गई थी मतलब वो अपने आप को बड़ी, या वो जैसे पंच होते हैं ना बड़े लोग, वैसी हो गई थी। उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। नौकर रखना कई कारणों से बहुत जरूरी हो गया था। मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदों पर, मतलब अच्छे पद पर, पोस्ट पर थे। मतलब अच्छा काम था इनका, जॉब अच्छी जगह करते थे, और उन सभी के यहाँ नौकर थे। अच्छा, जब अच्छे पैसे कमा रहे हैं तो नौकर होंगे। मैं जब बहन की शादी में घर गया तो वहां नौकरों का सुख देखा। मेरी दोनों भाभियां रानी की तरह बैठकर चारपाइयां तोड़ती थीं, जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। खटना पड़ता था का मतलब मेहनत करना पड़ता था। तो रात दिन उसे मेहनत करना पड़ता था। मैं ईर्ष्या से जल गया। ईर्ष्या होती है ना, जैसे कहते हैं ना जेलस, है ना, वो होने लगा। इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की माला जपने लगी। दोनों जून का मतलब सुबह शाम। उसकी तरह अभी अभागिन, उसकी तरह अभागिन मतलब जिसका जिसका भाग अच्छा ना हो, उसे हम अभागन कहते हैं। तो ये फीमेल है, इसलिए अभागन यूज कर रहे हैं। अगर मेल होता तो अभागा यूज करते हैं। और दुखिया स्त्री और भी कोई इस दुनिया से में होगी, मतलब इतनी बुरी हालात जो इसकी है, क्या दुनिया में और किसी की होगी? वे लोग दूसरे होते हैं जिनके
भाग्य में नौकर का सुख होता है। वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है। पहले साले साहब को उनका किस्सा सुनना पड़ा। वह एक नेपाली था जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी और उसको बहुत मारती थी। माँ चाहती थी कि उसका घर के काम धाम में हाथ बटाए, मतलब उसकी मम्मा का हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ों या जंगलों में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसलों चिड़ियों के घोंसलों में हाथ डालकर अपने बच्चे, मतलब उनके बच्चे पकड़ता या फल तोड़ तोड़ कर खाता। कभी कभी वह पशुओं को चराने के लिए ले जाता कभी कभी वो पशुओं को चराने के लिए ले जाता था। उसने एक बार उस भैंस को बहुत मारा जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी, और इसलिए उससे वह बहुत चिढ़ता था। मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई, जो बहुत दूर एक खेत में काम कर रही थी। माँ का माथा ठनका, मतलब सिर घुमा, गुस्सा आया। बेचारा बेजबान जानवर चरना छोड़ यहाँ क्यों आएगा? जरूर उसने उसको काफी मारा है। वह गुस्से से पागल हो गई। जब लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दोगुनी पिटाई की और उसको वहीं कराहते हुए छोड़कर घर लौट आई। लड़के का मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। जब सवेरा होने को आया तो वह घर पर पहुंचा और किसी तरह अंदर चोरी चुपके घुस गया। फिर उसने घी की हंडिया में हाथ डालकर माँ के रखे रुपयों में से 2 रुपए निकाल लिए। अंत में 9 2 11 हो गया, मतलब आखिर में वो 9 2 11 मतलब भाग गया। वहां से 6 मील की दूरी पर बस स्टेशन था जहां गोरखपुर जाने वाली बस मिलती थी। 6 मील की दूरी पर। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है जी? मैंने पूछा। दिल बहादुर साहब। उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि मैंने उसको क्या हिदायतें दी। शायद यह कि वह शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और इस घर को अपना घर समझे। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर चाकर खाते पहनते हैं। अगर यह यहाँ रह गया तो ढंग शऊर सीख जाएगा, मतलब तरीका सीख जाएगा। घर के और लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा और उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। निर्मला ने उसी समय कुछ व्यवहारिक उपदेश दे डाले थे। इस मोहल्ले में बहुत कुछ लोग रहते हैं, बहुत सॉरी तुच्छ लोग रहते हैं। तुच्छ मतलब गंदे लोग रहते हैं। ठीक है। वह न किसी से के यहाँ जाए, वह न किसी के यहाँ जाए और न ही किसी का काम करे। कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो वह अभी आता हूँ कहकर अंदर खिसक जाए। उसको घर के सभी लोगों से सम्मान और तमीज से बोलना चाहिए। और भी बहुत सी बातें। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदारता पूर्वक मतलब बहुत पोलाइटली, प्यार से लड़के के नाम में से दिल शब्द उड़ा दिया। परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला। उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा जैसा कि प्रथम बार तोता मैना या पिल्ला पालने पर होता है। सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते और उसको देखकर हंसते या तरह तरह के प्रश्न करते। ए तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो? ए तुम शेर देखा है? ऐसी ही बातें। उससे पहाड़ी गाने की फरमाइशें की जाती। घर के लोग भी उससे इसी प्रकार की छेड़खानियां करते थे। वह जितना उत्तर देता उससे अधिक हंसता था। सबको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती। निर्मला आंगन में खड़े होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी, बहादुर अगर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को तलती भूनती है।
तलती भुनती हैं मतलब खरी खोटी सुनाती हैं, उल्टी सीधी बातें करती हैं। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि 100-150 महीनावारी उस पर भले ही खर्च हो जाए, पर तकलीफ उसको जरा भी नहीं होनी चाहिए। एक नेकर कमीज तो उसी रोज लाए थे, और भी कपड़े बन रहे हैं। यहाँ पर एक वर्ड आया था, आ, उन्होंने, तो साफ साफ कहा है। यहाँ पर उन्होंने का मतलब है उनके हस्बैंड। धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा। सवेरे ही उठकर वह बाहर नीम के पेड़ से दातून तोड़ लाता था। वह हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक तने पर दौड़ते हुए चढ़ जाता। मिनट भर में वह पेड़ की पुलई पर चढ़ जाता। निर्मला छाती पीटकर कहती, अरे रिछ बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बड़ा बुरा होगा। वह घर की सफाई करता, कमरों में पोछा लगाता, अंगीठी जलाता। अंगीठी, वो जो जिसपे वो कोयला रखते हैं, जलाते हैं अंगीठी। चाय बनाता और पिलाता। दोपहर में कपड़े धोता और बर्तन मलता। वह रसोई बनवाने की भी जिद करता, पर निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती। निर्मला की उसको बहुत ही फिक्र रहती। उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह कुछ दवा ले रही थी। बहादुर उसको कोई काम करते देखकर कहता था, माताजी मेहनत ना करो, तकलीफ बढ़ जाएगी। वह कोई भी काम करता होता, समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई का डब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता। जब मैं शाम को दफ्तर से आता, तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते थे। बाद में वह भी आता था। एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। वह किसी बहुत ही मामूली घटना का रिपोर्ट देता। बाबूजी, बहन जी का एक सहेली आया था, या बाबूजी, भैया सिनेमा गया था। उसके बाद वह इस तरह हंसने लगता था, गोया जैसे कि बहुत ही मजेदार बात कह दी हो। मैं उससे बातचीत करना चाहता था, पर ऐसी इच्छा रहते हुए भी मैं जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता था और दूसरी ओर देखने लगता था। निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर, तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती? तो वो कहता, नहीं। क्यों? वह मारता क्यों था? इतना कहकर वह खूब हंसता था, जैसे मार खाना खुशी की बात हो, जैसे उसकी मम्मी मारती थी ना। अच्छा, जब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजन को कहते हो? अच्छा, तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजन को कहते हो, मतलब ये उनसे पैसे लेकर माँ के पास भेजने के लिए कहता होगा, इसीलिए वो कह रहे थे। माँ बाप का कर्जा तो तुम जन्म भर भरा जाता है। माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। वह और भी हंसता था। निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दरी दे दी थी। घर से वह एक चादर भी ले आया था। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बसखट पर अपना बिस्तर बिछाता। वह बिस्तरे पर बैठ जाता। बसखट का मतलब जो बांस की बनी चारपाई होती है वो होता है। ठीक है। अच्छा, वह बिस्तर पर बैठ जाता और जेब में से कपड़े की एक गोली सी टोपी निकाल कर पहन लेता, जो बाईं ओर काफी झुकी रहती थी। फिर वह एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। इसके बाद कुछ और भी चीजें उसने जेब में रखी। ठीक है, ये बहादुर है, टोपी लगा रखी, ये सारी चीजें थी उसकी। चित्र 1.1.3। अच्छा, इसके बाद कुछ और भी चीजें उसकी जेब में से निकालकर उसके बिस्तरे पर सज जाती थी। कुछ गोलियां, पुराने ताश की एक गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड कागज की नावें। वह कुछ देर तक उनसे खेलता था। उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते थे, पर उनकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो।
निर्जनता का मतलब होता है बड़ा होने के भाव। सॉरी, निर्जनता का मतलब होता है सुनसान, सूनापन, खालीपन, खलिश कहते हैं जिसे हम। दिन मजे में बीतने लगे। बरसात आ गई थी, पानी रुकता था और बरसता था। मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था। अपने परिवार और संबंधियों के बड़प्पन तथा शान बान पर मुझे सदा गर्व रहा है। अब मैं मोहल्ले के लोगों को पहले से भी तुच्छ समझने लगा था, मतलब और भी बुरा समझने लगा था। मैं किसी से सीधे मुंह बात ना करता था, किसी की ओर ठीक से देखता भी नहीं था। दूसरे के बच्चों को मामूली सी शरारत पर डांट टपट देता था। कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था, जिसके पास कलेजा है वह आजकल नौकर रख ले। ये तो गलत है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है स्टोरी में। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अच्छा, घर के स्वांग की तरह होता है। घर के स्वांग की तरह, स्वांग का मतलब होता है स्वयं अंग, मतलब अपने परिवार का ही सदस्य संबंधी। निर्मला भी सारे मोहल्ले में शुभ सूचना दे आई थी। आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो रही है, पर रुपया पैसा कमाया किस लिए जाता है, ये तो कई बार कह ही चुके हैं। ये तो मतलब इनके हस्बैंड की बात हो रही है। कह चुके हैं कि तुम्हारे लिए दुनिया को किसी कोने से नौकर जरूर लाऊंगा, और वही हुआ। देखो नौकर लेकर आए। निसंदेह, निसंदेह का मतलब बिना किसी शक के। बहादुर की वजह से सबको बहुत आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता था, कपड़े चमचम चमाचम सफेद। निर्मला की तबीयत भी काफी सुधर गई थी। अब कोई एक घर भी न टकसाता था। घर भी न टकसाना का मतलब कुछ भी ना कहना। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी को मामूली काम करना होता तो वह बहादुर को आवाज देता। बहादुर एक गिलास पानी, बहादुर पेंसिल नीचे गिरी है उठाना, इसी तरह की फरमाइशें करते रहते थे लोग। बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता। सभी रात में पहले ही सो जाते थे और सवेरे 8 बजे के पहले ना उठते थे। मेरा बड़ा लड़का किशोर काफी शान शौकत और रौब दाब, रौब दाब है ना, जैसे राजा का बेटा हो, नवाब हो, से रहने का कायल था। कायल था मतलब वैसा मानने वाला था, वैसा रहने वाला था। और उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। अनुशासन का मतलब समझते हो, नियम में, है ना, एक व्यवस्था, नियम व्यवस्था में महसूस कर ली थी। फलतः मतलब अतः उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए। सवेरे उसके जूते में पॉलिश लगनी चाहिए, कॉलेज जाने के ठीक पहले साइकिल की सफाई जरूरी थी, रोज ही उसके कपड़ों की धुलाई और इस्त्री होनी चाहिए, और रात में सोते समय नित्य बहादुर से अपने शरीर की मालिश भी कराता था और मुक्की भी मरवाता था। मसाज कराता था। पर इतनी सारी फरमाइशों की पूर्ति मतलब पूरा करने में कभी कभी कोई गड़बड़ी भी हो जाती थी। जब ऐसा होता, किशोर तर्जन तर्जन गर्जन तर्जन, गर्दन तर्जन मतलब ऊंची ऊंची आवाज में डांटने फटकारने लगता, उसको बुरी बुरी गालियां देता और उस पर हाथ छोड़ देता, मतलब मार देता। मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता चुपचाप। देख बे, किशोर चेतावनी देता, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा। अच्छा। मतलब चेहरा बिगाड़ दूंगा, बुरी तरह से पीट दूंगा। साला काम चोर करता क्या है तू, बैठा खाता है, बैठा बैठा खाता है। रोज ही कोई न कोई ऐसी बात होने लगी जिसकी रिपोर्ट पत्नी मुझे देती थी। मैंने किशोर को मना किया, पर वह नहीं माना। तो मैंने यह सोचकर छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत तो यह चलता ही रहता है। फिर एक हाथ से ताली कहाँ बजती है। बहादुर भी बदमाशी करता होगा। पर एक दिन जब मैं दफ्तर में पर एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। निर्मला कुछ दूरी पर खड़ी हुई हाँ 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 कहती हुई मना कर रही थी कि हाँ हाँ हाँ, रुक जा रुक जा। ठीक है, मैंने किशोर को डांट कर अलग किया। कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। किशोर ने उसको मारा और तथा गालियां दी। उसने उसका काम करने से इनकार कर दिया। तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते, मैंने उससे कड़ाई से पूछा। बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा कर दिया। बाबूजी, भैया ने मेरे मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा कर दिया, वह रहते हुए बोला।
मैं जानता था कि किशोर उसको और भी भद्दी गालियां देता था, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा कहा था, जो उसे बर्दाश्त ना हुआ। निस्संदेह वह गाली अपने बाप पर पड़ती थी। मुझे कुछ हंसी आ गई। खैर, किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता, पर गृह स्वामी मतलब घर का जो जिम्मेदार आदमी जो घर को चला रहा है होने के कारण मुझ पर कुछ गंभीर दायित्व थे, जिम्मेदारी थी। मैंने उसे समझाया, बहादुर, ये आदतें ठीक नहीं है। तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई भी कुछ नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज है। जो उससे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता। रूठना फूलना उसे सख्त नापसंद है। तुम तो घर के लड़के की तरह हो। घर के लड़के मार नहीं खाते। हम तुमको जिस सुख आराम से रखते हैं वह कोई क्या रखेगा। जाकर दूर जाकर दूसरे घरों में देखो तो पता लगे नौकर चाकर भरपेट भोजन के लिए तरसते हैं, मतलब उन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता। चलो, सब खत्म हुआ, अब काम धाम करो। वह चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा। जल्द ही वह प्रसन्न भी हो गया। रात में सोते समय वह अपनी टोपी पहनकर देर रात तक गाता रहा। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और गड़बड़ी हुई। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी, इसलिए एक रोटी बनाने का काम बहादुर से भी नहीं लेती थी, मतलब सारा काम खुद करती थी। लेकिन मोहल्ले की किसी औरत ने उसे यह सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वह बहादुर से कहे कि वह अपनी रोटी खुद बना लिया करे, नहीं तो नौकर चाकर की आदत खराब हो जाएगी। महीन खाने से अच्छी आदत बिगड़ जाती है। महीन खाना मतलब अच्छा खाना, है ना। अच्छा खाना खाने से आदत बिगड़ जाती है। यह बात निर्मला को जच गई थी और रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया। वह अपनी रोटियां बनाकर चौके में से उठ गई। बहादुर का मुंह उतर गया। वह चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। क्या हो गया रे? निर्मला ने पूछा। वह कुछ नहीं बोला। चल चुपचाप अपनी रोटियां बना ले। तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी? तू कोई घर का लड़का है? नौकर चाकर तो अपना रोटी या अपना खाना बनाकर ही खाते हैं। तीता तो इनको इसलिए लग रहा है कि सारे घर में ये रोटियां मैंने बनाई हैं। इनको अलग करके इनके साथ भेद क्यों किया? वाह रे, इसके पेट में तो लंबी दाढ़ी है। समझ जा, रोटियां नहीं खाएगा तो भूखा रहेगा। पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा। जो निर्मला का गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसने लपक कर उसके माथे पर दो तीन थप्पड़ जड़ दिए। सुअर कहीं के, इसलिए किशोर तुझे मारता है? इसी वजह से तेरी माँ भी मारती होगी। चल बना रोटी। मैं नहीं बनाऊंगा। मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझसे रोटी सिखवाती थी। वह रोने लगा था। तो क्या मैं तेरी माँ हूं कि तू मुझसे जिद कर रहा है? घर के लड़कों के बराबर बन रहा है? मारते मारते मुंह रंग दूंगी, मतलब मारते मारते मुंह लाल कर दूंगी। पर उसने अपनी रोटी नहीं बनाई। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसको डांटा और समझाया, पर वह नहीं माना। रात भर भूखा ही रहा। देखो यहाँ पर फिगर में रोते हुए बैठा है बेचारा, है ना। यहाँ पर थोड़ा इमोशनली, है ना, हो रहा है। अच्छा, पर सवेरे उठकर वह पहले की तरह ही हंसने लगा। उसने अंगीठी जलाकर अपने लिए रोटियां सेकी। अपनी मोटी अपनी बनाई मोटी और भद्दी रोटी को देखकर वह खिलखिलाने लगा। फिर रात की बची सब्जियों को उसने खाना खा लिया। लेकिन निर्मला का भी हाथ खुल गया था। वह उससे कुछ चिढ़ भी गई थी। अब बहादुर से कोई भी गलती होती तो वह उस पर हाथ चला देती थी, मतलब मार देती थी। उसको मारने वाले अब घर में दो व्यक्ति हो गए थे। कभी कभी ये गलती के लिए उसको दोनों मारते थे। बरसात बरसात बीत गई थी। आकाश दर्पण की तरह स्वच्छ दिखाई देने लगा था, मतलब जो आसमान था बिल्कुल साफ हो गया था, आईने की तरह बिल्कुल क्लीन दिखता था। मैंने बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखी थी कि उसका लड़का मेरे पास मजे में है और अपनी तनख्वाह के पैसे मैं अपनी तनख्वाह के पैसे उसके पास भेज दिया करूंगा। लेकिन कई महीने के बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं आया था। मैंने बहादुर से कह दिया था कि उसका
पैसा यहाँ जमा रहेगा जब घर जाएगा तो लेता जाएगा। पर अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी थी। शायद इसका कारण मारपीट और गाली गलौज हो। मैं कभी कभी उसको रोकना चाहता था, फिर यह सोचकर लगा जाता चुप लगा जाता कि नौकर चाकर तो मारपीट खाते ही रहते हैं। एक दिन परिवार को मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार आए। वे बीवी बच्चों के साथ थे। वे अपने किसी खास संबंधी के यहाँ आए थे, तो वहां भी भेंट मुलाकात करने के लिए आए थे। घर में बड़ी चहल पहल मच गई। मैं बाजार से गेहूं, मछली, देहरादूनी चावल लेकर आया। नाश्ते पानी के बाद बातों की जलेबी छनने लगी, मतलब बहुत ज्यादा बातें होने लगी। अब इसी तरह एक घटना हो गई। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श झुककर देखने लगी। फिर उसने चारपाई के अंदर झांककर देखा, अंत में कमरे के अंदर चली गई और फर्श पर पड़े हुए कागजों को देखकर उठाकर जांच पड़ताल करने लगी। क्या बात है? मैंने पूछा। रिश्तेदार की पत्नी जबरदस्ती मुस्कुराकर मजबूरी से सिर हिलाते हुए बोली, क्या बताएं, 11 रुपए की साड़ी के खूंट से निकलकर यह चारपाई पर रखे थे, पर वे मिल नहीं रहे। मतलब क्या? कि मजबूरी से सिलाया। तो क्या बोला उसने? क्या बताएं, 11 रुपए साड़ी के खूंट से निकाल कर यही चारपाई पर, मतलब साड़ी में जो उसने 11 रुपए लपेट के रखे थे, वो जो है ना, उसको खूंट कहते हैं। उस खूंट से निकाल कर साड़ी से उसने कहीं चारपाई पर रखे थे, पर वो मिल नहीं रहे थे। आपको ठीक याद है ना? मतलब मैंने पूछा। तो वो कहती है, हाँ हाँ, खूब अच्छी तरह याद है। ये रुपए मैंने खूंट से बांध कर रखे थे। रिक्शे वाले को देने के लिए खूंट खोला ही था, फिर वे रुपए चारपाई पर रख दिए थे कि 4 रुपए की मिठाई मंगा लूंगी और कुछ बच्चों के हाथ पर रख दूंगी। रास्ते में कोई ढंग की दुकान ही नहीं मिली, नहीं तो उधर से ले ही आती। किसी के यहाँ खाली हाथ जाने में अच्छा नहीं लगता। बताइए, अब तो मैं कहीं की नहीं रही। फिर मेरी ओर झुककर धीमे स्वर में कहा था, जरा उससे पूछिए ना, वह इधर आया था। मतलब बहादुर। कुछ देर तक वह यहाँ खड़ा था, फिर तेजी से बाहर चला गया था। अरे नहीं, वैसा नहीं है, मैंने कहा। यू डू नॉट नो, दीज पीपल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट। मतलब उसने कहा कि तुम नहीं जानते, ऐसे लोग इन सब कलाओं में बहुत तेज होते हैं, रिश्तेदार ने कहा था। मतलब जो वो औरत थी। मैंने बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि से देखा, मतलब अपनी निगाहें तिरछी करके देखा। वह सिर झुकाकर आटा गूंथ रहा था। उसके चेहरे पर संतुष्टि व प्रसन्नता थी। उसने ऐसा काम तो कभी नहीं किया। बल्कि जब बल्कि जब कभी उसने दो चार आने इधर उधर पड़े देखे तो उठाकर निर्मला के हाथों में दे दिए थे। पर किसी के दिल की बात कोई कैसे जान सकता है? ना मालूम अचानक मुझे क्या हो गया और मैं गुस्से में आ गया। बहादुर, मैंने कड़े स्वर में पूछा। तो वो कहता, जी बाबूजी। तो मैंने कहा, इधर आओ। वह आकर खड़ा हो गया। तुमने यहाँ से पैसे उठाए थे? जी नहीं बाबूजी, उसने निर्भय उत्तर दिया। ठीक बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता। तुम यहाँ खड़े नहीं थे? रिश्तेदार की पत्नी ने कहा, फिर तेजी से बाहर चले गए थे। देखो भैया, सच सच बता दो, मिठाई खरीदने और बच्चों को देने के लिए ये रुपए रखे थे। मैं तो बुरी फंसी। अब वापस जाने के लिए रिक्शे को भी पैसे नहीं है। मैं तो बाहर नमक लेने लगा था। सच सच बता बहादुर, अगर नहीं बताएगा तो बहुत पीटूंगा, पुलिस को सुपुर्द कर दूंगा, मतलब पुलिस के दे दूंगा, थाने में कर दूंगा। मैं चिल्ला पड़ा, मैंने नहीं लिया बाबूजी। बहादुर का मुंह काला पड़ गया। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने सहसा उछलकर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। मैं आशा कर रहा था कि ऐसा करने से वह सच बता देगा। तमाचा खाकर वह गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगे। मैंने नहीं लिया, रोते हुए बोल रहा था वो। इसी समय रिश्तेदार साहब ने एक अजीब हरकत की। अच्छा छोड़िए, इसको पुलिस के पास ले जाता हूँ। इतना कहकर उन्होंने बहादुर का हाथ पकड़ लिया और उसको दरवाजे की ओर घसीट कर ले गए। पर दरवाजे के पास उससे धीरे से बोले, देखो, तुम मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं करूंगा, बल्कि तुमको इनाम में 2 रुपए दे दूंगा। पर बहादुर ने इनकार कर दिया। इसके बाद रिश्तेदार साहब 2-3 बार उसको दरवाजे की ओर खींच कर ले गए, जैसे पुलिस को देने
ही जा रहे थे, लेकिन आगे बढ़कर वे रुक जाते और उससे धीमे धीमे शब्दों में पूछताछ करने लगते। अंत में हारकर उन्होंने उसको छोड़ दिया और वापस आकर चारपाई पर बैठते हुए हंसकर बोले, जाने दीजिए, ये सब बड़े घाघ होते हैं। क्या होते हैं? घाघ होते हैं। घाघ का मतलब चालाक। ठीक है। किसी झाड़ी वाड़ी में छिपा आया होगा या जमीन में गाड़ आया होगा। मैं तो इन सबों को खूब जानता हूँ। भालू बंदर से कम थोड़ी है ये। चलिए, इतना नुकसान लिखा था। हम्म। इसके बाद निर्मला ने भी उसको डराया धमकाया और दो चार तमाचे जड़ दिए, पर वह नहीं नहीं करता रहा। इस घटना के बाद बहादुर काफी डांट मार खाने लगा। घर के सभी लोग उसको कुत्ते की तरह दूर दुराया करते थे, मतलब डांटते रहते थे और उसके पीछे पड़े रहते थे, परेशान करते थे। पर ठीक है। अच्छा, किशोर तो जैसे उसकी जान के पीछे पड़ गया था। वह उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा। मतलब जो अ, बहादुर था वो उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा। ऑब्वियसली ये तो होना ही है। एक दिन मैं दफ्तर से विलंब से आया। निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। अन्य लड़कों का पता नहीं था, केवल लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी। अंगीठी अभी जली नहीं थी, मतलब जो चूल्हा था वह भी जला नहीं था। आंगन गंदा पड़ा था। बर्तन बिना मले रखे थे, बिना साफ किए हुए रखे थे, गंदे रखे थे। सारा घर जैसे काट रहा था। सारा घर जैसे काट रहा था, मतलब बहुत बुरा घर लग रहा था। क्या बात है? मैंने पूछा। बहादुर भाग गया? भाग गया क्यों? पता नहीं, आज तो कुछ हुआ भी नहीं है था। सवेरे से ही बड़ा प्रसन्न था, बराबर माता जी किए जा रहा था। दोपहर में खाना खाया, इसके बाद आंगन से सिलबट्टा लेकर बरामदे में रखने जा रहा था कि सिल हाथ से टूटकर छूटकर गई और वो दो टुकड़े में टूट गई। शायद इसी डर से वह भाग गया कि लोग मारेंगे। पर मैं इसके लिए उसको थोड़ी कुछ कहती। क्या बताऊं, मेरी किस्मत में आराम ही नहीं है। कुछ ले गया? मैंने पूछा। यही तो अफसोस है, कोई भी सामान नहीं ले गया है। उसके कपड़े, उसका बिस्तरा, उसके जूते सभी छोड़ गया है। पता नहीं उसने हमें क्या समझा। अगर वह कहता तो मैं उसे रोकती थोड़े, बल्कि उसे खूब अच्छी तरह उड़ाकर, मतलब अच्छे कपड़े पहनाकर भेजती। हाथ में उसकी तनख्वाह के रुपए रख देती, दो चार रुपए और अधिक दे देती। पर अब तो वह कुछ ले ही नहीं गया। और वे 11 रुपए? अरे नहीं, वह सब झूठ है। मैं तो पहले ही जानती थी कि वे लोग बच्चों को कुछ देना नहीं चाहते थे, इसलिए अपनी गलती और लाज छिपाने के लिए वह प्रपंच रच रहे थे। प्रपंच रच रहे थे मतलब दिखावा कर रहे थे। उन लोगों को क्या मैं जानती नहीं? अभी उनके रुपए रास्ते में गुम हो जाते हैं तो वे गलती से घर ही पर छोड़ आते हैं, है ना? मतलब वो ऐसे करते ही हैं। मेरे कलेजे में तो जैसे कुछ हौंड रहा है। ईश्वर को भी बड़ा अफसोस है। उसने सारा शहर छान मारा, पर बहादुर नहीं मिला। किशोर आकर कहने लगा, अम्मा, एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जाने ना देता। उससे माफी मांग लेता और कभी नहीं मारता। सच, अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया वह। अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। हम्म। मुझे बड़ा क्रोध आया। मैं चिल्लाना चाहता था, पर भीतर ही भीतर मेरा कलेजा जैसे बैठ रहा था। मतलब वो बोल नहीं पा रहे थे। मैं वहीं चारपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। लघुता मतलब छोटापन, कि हमने ऐसी हरकतें की। यदि मैं ना मारता तो शायद वह न जाता। मैंने आंगन में नजर दौड़ाई। एक और स्टूल पर उसका बिस्तर रखा था। अलगनी, अलगनी का मतलब जो रस्सी होते हैं ना जिसपे कपड़े टांगते हैं, उसे कहते हैं। पर उसके कुछ कपड़े टांगे थे। स्टूल के नीचे वह भूरा जूता था जो मेरे साले साहब के लड़के का था। मैं उठकर अलगनी के पास गया और उसके नेकर की जेब में हाथ डालकर उसका सामान निकालने लगा। वही गोलियां, पुराने ताश की गड्डी, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड, कागज की नावें।
ये सारी थी। इसे लिखा है अमरकांत ने। अब हम प्रश्न पे देखते हैं। बोध प्रश्न में क्या है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर उनसे पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है, यह वाक्य किसने किया था? तो आप स्टोरी पढ़ो और इसका आंसर करो। अब क्वेश्चन आंसर के लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये सारे क्वेश्चन आंसर आप करोगे। अच्छा, अगर नहीं कर पाओगे तो इसके लास्ट में इसके आंसर से वहां से आप मैच कर लो। स्टोरी पहले अच्छे से पढ़ो, फिर लास्ट पेज पर जाके इस चैप्टर के वहां पर आंसर यहाँ से मैच करके या लिखकर आप कर सकते हो। हम आगे चलते हैं, आइए समझते हैं, सेम करते हैं। जब हम इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं तो कहानी में मुख्यतः 5 तत्व होते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं, 5 चीजें होती हैं। पहला है कथा वस्तु। जो हम कथा बता रहे हैं, जो कहानी बता रहे हैं, उसमें क्या क्या चीजें हैं। पात्र क्या है, कैरेक्टर्स मतलब कौन कौन लोग हैं। संवाद, देश काल या वातावरण और भाषा शैली, ये 5 तत्व होते हैं। हम इन्हीं को ध्यान में रखते हुए इस कहानी की विवेचना करेंगे, मतलब इसके बारे में बखान करेंगे। कथा वस्तु में मुख्य कथा है ना, जैसे कहानी में मेन जो कथा है या कहानी के विषय क्षेत्र की बात की जाती है, मतलब कहानी किस विषय पर है। समय समय पर उपस्थित होने वाले पात्रों को समझाने का काम पात्र और चरित्र चित्रण के अंतर्गत किया जाता है। कहानी में पात्र केवल उपस्थित ही नहीं होते, वे अपना व्यक्तित्व साथ लेकर आते हैं। मतलब जितने भी कैरेक्टर्स थे, जितने भी पर्सन थे, जितने भी लोग थे, उनकी अपनी एक पहचान होती है ना, सबकी अपनी अपनी एक पहचान होती है। अच्छा, संवाद कहानी का मुख्य अंग होता है। जो संवाद कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो कहानी का मेन अंग होता है। इन्हीं से कहानी आगे बढ़ती है और पात्र का व्यक्तित्व भी प्रकट होता है। प्रकट मतलब दिखलाई देता है, एहसास होता है हमें। कहानी की भाषा व शैली नामक तत्व के अंतर्गत भाषा एवं प्रस्तुति की शैली का अध्ययन किया जाता है। अर्थात कहानी की भाषा कैसी है, शब्द चयन कैसा है, कहानी कहने का तरीका क्या है। देश काल या वातावरण में हम समझने का प्रयास करते हैं कि कहानी में किन परिस्थितियों अर्थात किस समय और परिवेश की बात की गई है, मतलब किस समय में कैसे हालात में, है ना, इसके बारे में बताया गया। तो इसका पहला पार्ट है, पहला भाग है कथा वस्तु। इसमें कह रहे हैं, जरा सोचिए, लेखक ने इस कहानी का विशेष जीवन के किसी हिस्से को उठाया होता, मतलब जो हमारी जीवन है, किसी का भी जीवन है, उसके किसी एक हिस्से को उठाया होता, यानी इसकी कथा वस्तु क्या है। हम देखते हैं कि कहानी एक पात्र पर, हम देखते हैं कि कहानी एक पात्र यह कहानी सुना रहा है। कहानी का एक पात्र यह कहानी सुना रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, वाचक। जो हमें बता रहा है, कह रहा है, उसे हम कहते हैं वाचक। उसी ने अपने परिवार और रिश्तेदारों के माध्यम से कम उम्र के घरेलू नौकरों के प्रति मध्य वर्ग के व्यवहार का चित्रण किया है। मतलब जो नौकर लोग होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली, उनके प्रति कैसा व्यवहार करती है उसके बारे में बताया गया है। हमारे समाज का वह खाता पीता हिस्सा जो बहुत अमीर तो नहीं है लेकिन गरीब भी नहीं है, उसे हम मध्य वर्ग कहते हैं, मिडिल क्लास फैमिली कहते हैं। वाचक का परिवार मध्यवर्गीय ही था, मिडिल क्लास फैमिली ही था। हम कह सकते हैं कि वाचक और उसके परिवार द्वारा कहानी के शुरू में बहादुर को सताया नहीं जाता था, बल्कि उसकी चिंता की जाती थी। यह भी कहा गया है कि इस घर में नौकरों को घर के बच्चों की तरह रखा जाता है। बहादुर के आने से घर का माहौल बहुत उत्साहपूर्वक था। बहादुर की चिंता करने बहादुर की चिंता करने का एक और कारण है, वह है दूसरों के सामने अपने को बढ़ा चाह कर दिखाना। उसकी बीवी पड़ोसियों को सुनाया करती थी ना। अच्छा, इसलिए निर्मला बहादुर के प्रति अपनी चिंता के बारे में लोगों को सुना सुना कर बहुत कुछ कहती थी। कहानी शुरू कैसे होती है, इस पर विचार करें तो पाएंगे कि वाचक अचानक अपने गंभीर हो जाने की बात कहता है। बहादुर का नाम नहीं लेता, उसके लिए वह का प्रयोग करता है। देखो यहाँ से भी आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। उसने बोला था ना वह, तो वो बहादुर के लिए था। हम स्टोरी जब दोबारा से पढ़ेंगे, आप पढ़ना तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, बैक करना है, स्टार्टिंग से फिर सुनना स्टोरी। बहुत अच्छी स्टोरी है ये, आपको पूरी बात बहुत अच्छी समझ आएगी। और कोई भी स्टोरी जब हम पढ़ते हैं तो कम से कम तो देखो हमें 2 बार
वो पढ़नी या सुननी चाहिए। तो प्लीज आप इसको 2 बार सुनना ताकि ये कहानी आपके दिमाग में बैठ जाए। चलो, फिर निर्मला की चमकती हुई दृष्टि, उसकी तीखी नजरें बताई गई हैं, उल्लेख की गई हैं। लेखक ने पूरी सूचनाएं देने के स्थान पर केवल इस प्रकार के संकेत ही क्यों दिए? इस प्रकार की प्रस्तुति के कारण हम अपनी कहानी को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अगले 2 अनुच्छेदों में हमें कुछ सूचनाएं मिलती हैं। ये हमारी कुछ जिज्ञासाओं, जो लालसा होती है, हमारी क्यूरियोसिटी होती है, उसको शांत करती है। जैसे नौकर रखने की जरूरत क्यों पड़ी, बहादुर कौन है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, उसका परिवार कैसा है, आदि। यहाँ एक संकेत ऐसा भी है जिसका विकसित रूप हम कहानी के आगे देखते हैं कि बहादुर की माँ बहुत गुस्से वाली है। वह बहादुर के काम न करने पर उसे मारती है। बहादुर की माँ भैंस के कारण बहादुर को इतना क्यों मारती है? कारण है कि बहादुर काम में सहायता तो नहीं करता था, उल्टे उस भैंस को मारता है जो परिवार का पालन पोषण करने में सहायक है। बहादुर बच्चा है, इस बात को समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि माँ को उससे ज्यादा भैंस प्यार की है, माँ को उससे ज्यादा, बहादुर से ज्यादा भैंस प्यारी है। उसे माँ का मारना बहुत बुरा लगता है और वह घर से भाग जाता है। कहानी में ऐसी स्थिति आगे भी आती है। छोटी छोटी गलतियों पर किशोर उसे मारता है। वाचक झूठे रिश्तेदारों के कारण बहादुर की पिटाई करता है। तीनों परिस्थितियों में बहादुर की पिटाई होने के कारण बहादुर बहुत दुखी होता है। पहले तो माँ ने मारी, फिर यहाँ पर फिर रिश्तेदार भी आए थे। इस कहानी की 3 घटनाओं में आप बहुत दुखी होंगे। हाँ, मैं तो बहुत दुखी हुआ था, आप भी दुखी हुए होंगे। इन तीन शब्दों का बहुत इन तीनों का संबंध बहादुर के पिटने से है। कहानी में वाचक के बेटे किशोर के उल्लेख के बाद परिवर्तन तेजी से होने लगता है। उससे पहले सब कुछ ठीक ठाक दिखाई देता है। वाचक के घर में बहादुर को सबसे पहले किशोर पीटता है। दूसरी घटना वह है जब निर्मला बहादुर के लिए रोटियां बनाना बंद कर देती है। मोहल्ले की किसी महिला ने उसे समझा दिया है कि अच्छा खाना खाने से नौकरों की आदत बिगड़ जाती है। यहाँ पर बहादुर द्वारा अपनी रोटियां स्वयं न बनाने पर वह उसे मारती भी है। यही हम एक और संकेत देख रहे हैं जो बहादुर के इस कथन में निहित है। मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझसे रोटियां सिखवाती थी। इसका अर्थ यह हुआ कि बहादुर की माँ उसे मारती भी थी और उसके लिए रोटियां भी नहीं बनाती थी, इसलिए वह घर से भागा। यह स्थितियां वाचक के घर में भी बन रही है। जो लिख रहा है स्टोरी, उसके घर में भी बन रही है। लेकिन अभी बहादुर भागता नहीं है, वह प्रसन्न दिखने की कोशिश करता है। अब वह पहले वाला बहादुर नहीं रहता। उसे हर समय भय बना रहता है कि कहीं पिटाई न हो जाए। इस कारण वह अधिक गलतियां करने लगता है। आइए हम तीसरी घटना देखते हैं जो इस कहानी के अंत को तय करेंगी। इस घटना में वाचक खुद बहादुर को पीटता है। क्यों पीटता है, आप भी पढ़ चुके हो। वाचक द्वारा पीटे जाने का बहादुर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। उसका चेहरा भय से काला पड़ जाता है, मतलब परेशान हो जाता है वो। चेहरे की रंगत बदल जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहादुर को पीटा तो किशोर और निर्मला ने भी है। पीटने पर वह पहले भी रोया है, लेकिन उसे भय पहली बार लगा है। आंखों से आंसू गिरने का वर्ण भी पहली बार है और इस पर चोरी का आरोप भी पहली बार लगा है। बहादुर अंदर तक दुखी भी यही हुआ है ना, यहीं पर बहादुर इतना ज्यादा अंदर तक दुखी हुआ। इसके पहले उसे इस बात का संतोष था कि कम से कम घर का मालिक तो उसे नहीं मारता, लेकिन अब तो वह भी मारने लगा बिना किसी गलती के, दूसरों के कहने पर। मतलब दूसरा कोई कहता है, घर वाले मान लेते हैं, मालिक मान लेता है और उसकी अच्छाइयां नहीं देखता। ये भी एक फैक्टर है यहाँ पर जो कि बुक में नहीं लिखा है। बहादुर के भागने के पीछे बहुत बड़ा कारण वाचक द्वारा पीटा जाना है। हाँ जी, कहानी के अंतिम 3-4 अनुच्छेद बहुत ही मार्मिक हैं। मतलब मार्मिक हम समझ सकते हैं, बहुत दुखद वाले हैं, जिनमें पूरे परिवार के पश्चाताप का उल्लेख है।
निर्मला और किशोर को भी अपनी गलतियों का एहसास होता है, लेकिन उस एहसास से सबसे अधिक उनके भीतर तक वह दुख दिखाई देता है कि बहादुर के चले जाने से के बाद घर के सारे काम अब उन्हें ही करने पड़ेंगे। अगर उसके भाग जाने का दुख सचमुच किसी को है तो वह है वाचक, मतलब जो घर का देखभाल, केयर टेकर, मतलब हेड जो है। उसे लगता है कि यदि वह बहादुर को ना मारता तो बहादुर कभी ना भागता। वह बहादुर के भागने पर उतना दुखी नहीं है जितना उसके भागने के कारण से दुखी था। बहादुर भागते भागते किसी निर्दोष होने का सबूत दे जाता है। जब वह अपने घर से भागा था तो कम से कम 2 रुपए तो लेकर भागा था। यहाँ तो अपनी तनख्वाह के पैसे और अपना सामान भी छोड़ गया। वाचक को लगता है कि उसने बहादुर की पिटाई करके बहुत बड़ा अपराध किया है। हाँ जी, सही लगता है। वह अपनी नजरों में खुद को छोटा महसूस करने लगता है। अंतिम अनुच्छेद में वह बहादुर के निक्कर की जेब से वह सामान निकालता है जिस सामान को देखकर बहादुर अपने परिवार, अपनी माँ, अपने गांव, अपने देश को याद करता था। इस घटना से दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहली तो यह कि बहादुर स्वाभिमानी था, अपने स्वाभिमान पे जीता था। वही बहादुर जिस पर चोरी का आरोप लगाया गया था, घर का सामान तो क्या, अपनी वे चीजों भी छोड़कर चला जाता है जो उसे बेहद प्रिय थी। कितनी दुखद स्टोरी है यहाँ पर। दूसरी बात यह है कि घर में काम करने वाला नौकर भी आदमी होता है, कोई वस्तु नहीं जिसका मनमर्जी इस्तेमाल करते रहो, है ना। वो नौकर क्या आदमी तो है, कोई वस्तु थोड़ी, कोई सामान थोड़ी है कि मनमर्जी इस्तेमाल करते रहो उसको। उसके भी दिल, है ना, उसके भी दिल होता है। वह भी अपने प्रति अच्छे बुरे व्यवहार को समझता है, सोचता है, महसूस करता है। वाचक इस घटना के माध्यम से यह दिखाना चाहता है कि नौकर के प्रति बुरा व्यवहार और निर्दयता किसी तरह अंततः पछतावे का कारण बनते हैं। अब हमें पढ़ना है क्रियाकलाप। 1.1। माँ द्वारा पीटे जाने पर बहादुर घर से भाग जाता है। बहादुर की जगह आप होते तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनते? चुने गए विकल्प के पक्ष में अपना तर्क भी लिखने को कहा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला क्या है, भागकर किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाते हैं, तो आप लिखो अपने अकॉर्डिंग। घर की परिस्थितियां समझकर माँ की सहायता करते हैं। ठीक है, तो विकल्प और तर्क आप करोगे। 1.2.2 पात्र और चरित्र चित्रण के बारे में दिया गया है यहाँ। पात्र और चरित्र चित्रण। आइए अब इस कहानी के प्रमुख पात्रों के कार्यों के आधार पर उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कि लेखक ने उनका चरित्र चित्रण किस प्रकार किया है। कहानी का मुख्य पात्र बहादुर है, इसलिए अब कहानी का शीर्षक बहादुर रखा गया है। वह 12-13 साल का है, छोटे कद का मोटा, गोल मटोल है, रंग गोरा है, चेहरा चपटा है। ये सारी चीजें हमने देख ली थी। आप ये नॉर्मली पढ़ सकते हो, जो हमने वहां पर पढ़ा था ये वही है। ठीक है, स्टोरी मेन थी वो हमने पढ़ लिया। बाकी मैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर या आपके पास बुक होगी वो पढ़ सकते हो। हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा वही लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद एक वर्ड यहाँ पर नया जोड़ दिया गया, वाचक। वाचक के बारे में क्या है, कहानी में दूसरा मुख्य वाचक है, मतलब जो दूसरा पात्र है वो क्या, वाचक है। अब वाचक के साथ क्या क्या हुआ है ये हमने स्टोरी में पहले ही देख रखा था। ठीक है, तो हम इसे एहसास कर सकते हैं। फिर उसके आगे देखते हैं हम यहाँ पर, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। मध्य वर्ग की एक सीमा होती है ना, कि वह कुछ कार्य दिखाने के लिए करता है। मध्य वर्ग का मतलब मिडिल क्लास फैमिली, उसके पास क्या होते हैं, नॉर्मली खाता कमाता है, थोड़ा बहुत बचाता है, तो वो क्या करता है, दिखाता है कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, है ना। तो कुछ सीमा भी तो होती है इसकी। तो ये सारी चीजें हमने स्टोरी में पढ़ी है, तो वही सब कुछ यहाँ पर लिखा है। क्या था यहाँ पर कि जो पड़ोसियों की बातें सुनकर, है ना, वो ऐसा रिएक्ट करने लगी थी। यही सारी बातें हैं यहाँ पर। ठीक है, लास्ट हम स्टैंजा पढ़ लेते हैं यहाँ पर। लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। इस कहानी में बहादुर मुख्य पात्र है जिसके इर्द गिर्द कहानी घूमती है। वे इसमें निर्मला, किशोर और निर्मला के रिश्तेदार कहानी के को आगे बढ़ाने में सहायक हैं। जब वो आए थे तभी तो डांटा था, पैसे का बहाना लगाया था कि इसने वो चुरा लिया हो, तभी तो मारा था, तभी तो कहानी आगे बढ़ी। अगर वो रिश्तेदार ना आते तो कहानी बढ़ती नहीं, है ना। ऐसे पात्रों को गौण पात्र कहा जाता है। देखो एक नया वर्ड आपने सीख लिया यहाँ पर, गौण पात्र। गौण पात्र कौन होते हैं, जो कहानी को आगे बढ़ाते हैं।
किशोर और बहादुर लगभग एक ही आयु के हैं। इस आयु वर्ग के किशोरों में मूलतः समानता होती है, जैसे वातावरण, सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक, है ना, जो भी इन्वायरमेंट में चीजें हो रही हैं या समाज में चीजें हो रही हैं, परिवार में या पैसे के लिए, वो सारे के सारे मैटर करते हैं। अब अगर राहुल बोल रहा हूँ, बहादुर के पास अगर पैसे होते हैं तो वो घर छोड़कर जाता ही नहीं। उसकी माँ सही होती है ना, तो वो छोड़कर नहीं जाता। उसके पास पैसे होते तो घर का काम ऐसे नहीं करता, वो अपना खुद काम शुरू कर लेता। ठीक है। तो यहाँ पर अब आ गया हमारा पाठ्यत प्रश्न। तो पाठगत प्रश्न जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका आंसर लास्ट पे लिखा है। आपको मेन स्टोरी पता होना चाहिए, वो स्टोरी आपको पता है, उसकी हेल्प से सॉल्व करो और उसके बाद आंसर मैच करो। ये आप करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है। बहादुर बहुत संवेदनशील है, क्यों? पहला इसमें है, वह सील टूटने पर घर से भाग जाता नहीं, उसे उसके ऊपर क्या होता है, झूठे आरोप लगने लगे थे। ठीक है। और बात समझ रहे हो ना, बहुत सारी बातें थी जो हमने पढ़ी थी, आप उसके यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, मतलब उसको पढ़ने के बाद यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। संवाद है, पात्रों की बातचीत को संवाद कहा जाता है। मतलब क्या है, जितने भी पात्र हैं वो आपस में या किसी से बात कर रहे हैं वहां पर, तो उसे हम संवाद कहते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो संवाद कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बातों को सुन रहे हो, है ना। संवाद कहानी के घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हैं, चरित्रों की व्यक्तित्व की विशेषताएं बताते हैं और कहानी में नाटकीयता का गुण उत्पन्न करते हैं। बहादुर कहानी में जो है संवाद अधिक नहीं है, क्योंकि वो वाचक पाठ से सीधे बात कर रहा है। वाचक की तो सब कुछ बता रहा है, बहादुर थोड़ी ना बता रहा है। अगर बहादुर बताता तो बहादुर वाचक हो जाता, तो ये स्टोरी बहादुर अपने हिसाब से बताता ये, है ना। तो ये जो हमने पढ़ा है वो सारी बातें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं, उससे अच्छे से व्याख्या किया गया है उसका। एक स्थान पर बहादुर के घर में आने के बाद जो उत्साहपूर्वक वातावरण बनता है, उसका उल्लेख वाचक ही तो करता है। मोहल्ले में जो बच्चे आ रहे थे, है ना, उसको उसको छेड़ रहे थे कि ये तुमने शेर देखा है ना। तो ये सारी बातें किसके लिए थी? बहादुर के लिए थी। ठीक है। अच्छा, बाकी पढ़ लेना आप, इसमें कुछ है नहीं, मेन स्टोरी कंटेंट था हमारा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपको। अच्छा, देश काल और वातावरण। इस कहानी में वातावरण अथवा सामाजिक आधार या परिस्थितियों का उल्लेख करते समय हमें दो परिवारों की स्थितियों का ध्यान रखना चाहिए। एक है बहादुर का परिवार, दूसरा वाचक के और वाचक के रिश्तेदारों का परिवार। बहादुर के पिता की मृत्यु हो चुकी है, उसकी माँ पूरे परिवार का पालन पोषण करती है। कहानी में जिस तरह से बहादुर के घर का वर्णन है, उससे हमें हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह निम्न वर्ग का था, मतलब बहुत गरीब था, यानी गरीब, बहुत गरीब कह सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। इसलिए बहादुर की माँ को बहादुर से खेलने कूदने पर गुस्सा आता था, वो चाहती थी कि ये काम करे। बहादुर भागकर किसी गांव के परिवार में जब पहुंचता है, जब मतलब उसकी मम्मी मारती है, तो वो किसी और परिवार में जाके रहने लगता है, जो कि मध्य वर्गीय है, वहां पर पैसे हैं अच्छे खासे, है ना, वो लोग कमा खा रहे हैं। ऐसे वातावरण में नौकरों के प्रति आमतौर पर लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं देखा जाता है, अच्छा नहीं होता। अगर नौकर कम उम्र का है, तब तो उससे और ज्यादा दुख सहना पड़ता है, जैसे कि बहादुर सह रहा था। मध्य वर्ग के लोगों को सुविधाओं मध्य वर्ग के लोगों में सुविधाओं को प्राप्त करने की होड़ मची रहती है। उनके लिए नौकर टीवी, फ्रिज, कार आदि की तरह एक सुविधा है। ये चीजें घर में जब नई नई आती हैं तो बड़े खुशी का माहौल होता है। उसके बाद धीरे धीरे आपको पता ही है क्या होता है, आपने बहादुर की स्टोरी में देखा ही है, अब आप समझ गए होगे। ठीक है। तो वही बातें हैं जो जो हमने स्टोरी में पढ़ी है, उसको यहाँ पर व्याख्या किया गया है। अब ब्लू जो पार्ट में लिखा वो पढ़ते हैं हम। इसमें लिखा है, इस कहानी को पढ़ते समय जरा ध्यान बाल श्रम जैसी कुर्तियों की तरफ भी जाना चाहिए, कि ये बाल मजदूरी करा रहे हैं, जिसके कारण बहुत से शिक्षार्थियों को शिक्षा नहीं मिल पाती। जैसे वो बहादुर है, उसको पढ़ाते लिखाते तो शिक्षा मिलती, कल को वो कुछ और अच्छा काम करता। यह आज हमारे लिए चिंता का विषय जरूर है, इसलिए मजबूरी के शिकार बहादुर जैसे किशोरों को ध्यान में रखकर हमारे देश में बाल श्रम कानून बनाए गए हैं, है ना, कि कोई भी मजबूरी का फायदा उठाकर उसका, है ना, फायदा ना उठाए। मानवाधिकार आयोग भी बच्चों की तरफ ध्यान दे रहा है।
और उनके पढ़ने लिखने के अधिकार के पक्ष में मांग उठाता है। बच्चों या बाल मजदूरों में खतरनाक काम करने वालों और उनके प्रति हिंसा करने वालों के लिए दंड का भी प्रावधान है। आज बाल श्रम एक अपराध है। ठीक है। क्रियाकलाप 1.2। जब दिल्ली में बम विस्फोट हुए तो एक गुब्बारे में बेचने वाले लड़के ने पुलिस को जीवित बम की सूचना देकर न जाने कितने लोगों की जान बचाई। आपकी दृष्टि से फुटपाथ पर काम करने वाले किशोरों को और क्या क्या जिम्मेदारियां निभाते हैं या निभा सकते हैं, यहाँ लिखिए। तो आपने जो भी ऑब्जर्वेशन किया, जो भी एहसास किया है आसपास में, तो आप उसके बेस पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। भाषा शैली। आइए एक कहानी की भाषा को विशेषताओं का उल्लेख करते हैं। कहानी को पढ़ते हुए कहीं भी यह नहीं लगता कि इसकी भाषा जो है कठिन या बनावटी है। बहुत ही आरामदायक है। मतलब हम पढ़ रहे थे, हमें इजीली सब कुछ समझ आ रहा था। हाँ, कुछ डिफिकल्ट वर्ड थे, है ना, शुद्ध हिंदी के वर्ड थे, तो हम डिफिकल्ट भी नहीं कह सकते। तो उसके लिए हमें हाशिए पर इसका मतलब भी दिया हुआ था। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी भाषा शैली जो है वो बहुत आसान नहीं, आसान थी। ठीक है। इस कहानी की भाषा पात्रों के व्यक्तित्व और उनके भावों को अनुकूल है। सभी पात्रों का बोलने का ढंग अलग अलग है, आपने देखा ही था इसमें। इस ढंग से हमें उनकी विशेषताओं का पता लगता है। बहादुर तकलीफ बढ़ जाएगी के स्थान पर तकलीफ बढ़ जाएगा। वह मारती क्यों थी के स्थान पर वह मारता क्यों था, कहता है। यह नेपाल का रहने वाला है, इसलिए वैसा हिंदी नहीं बोल सकता जैसा हिंदी क्षेत्र के लोग बोलते हैं। तो उसकी हिंदी थोड़ी सी अलग। ठीक है। वो जो उसका एक्सेंट था बोलने का, वो नेपाली था, ना कि प्योर हिंदी था। निर्मला की भाषा घरेलू मध्यवर्गीय महिलाओं जैसी थी। जैसे बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते, है ना। मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को तलती भूनती हूँ, है ना। आपको बातों से लग रहा होगा ना। हाँ जी। चलो। अच्छा, वो उसके बाद जो रिश्तेदार आए थे उन्होंने इंग्लिश का वर्ड यूज किया था। यू डू नॉट नो दीज पीपल आर एक्सपर्ट्स इन दिस आर्ट्स। क्या आप नहीं जानते ऐसे लोग इन सब कामों में एक्सपर्ट होते हैं, है ना। अच्छा, भाषा प्रयोग की बात करते हैं हम यहाँ पर। हमारी बोलचाल की भाषा की यह विशेषता होती है कि हम तत्सम, तद्भव और क्षेत्रीय और अनेक भाषाओं के शब्द चले आते हैं। जैसे हम मुहावरों का भी उपयोग करते हैं, इस कहानी में भी यूज किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर 4 शब्द दिए गए, 4 भेद दिए गए। तत्सम, तद्भव, देशज, आगत। जो शब्द संस्कृत भाषा से जो के त्यों लाए जाते हैं उसे हम कहते हैं तत्सम, याद रखो। ठीक है। जैसे गंभीर, दायित्व, स्वच्छ, संतुष्टि, प्रफुल्लता, उत्साहपूर्ण, वातावरण, निसंदेह, काल्पनिक, अनुमान आदि, ये संस्कृत से सीधे लाए गए, जिसको हम क्या कहते हैं, तत्सम। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी भाषा में आकर स्वरूप बदल जाता है वो तद्भव कहलाता है। जैसे आंखें, पुराना, भाई बहन, खत, घर, आंसू आदि। ये क्रमशः अक्षी, प्राचीन, भ्राता, भगिनी, क्षेत्र, गृह, अश्रु के परिवर्तित रूप हैं। हम संस्कृत में अश्रु कहते हैं तो नॉर्मल हिंदी में हम आंसू कहते हैं। गृह को घर कहते हैं, है ना। क्षेत्र है हमारा, ठीक है, क्या खेत है। भगनी मतलब बहन, भ्राता भाई। ये सारे के सारे जो हम नीचे यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, ये हैं संस्कृत के वर्ड। और जो ये वर्ड है यहाँ पर वो किसके हैं, वो है हमारे हिंदी के। लिए कहाँ गए हैं, समझ गया, पहले ही तो देखा था यहाँ पर। चलो आगे करते हैं हम। वे शब्द जो लोक में उत्पन्न, मतलब सोसाइटी में, लोगों में उत्पन्न प्रयुक्त होते हैं, उसे देशज कहलाते हैं। जैसे मलकाना, जून, चकैठ, खटना, शऊर, पुलई, बंसकट, तीता। इस सभी के वर्ड हमने जब स्टोरी पढ़ रहे थे हम वहां पर देखा था। तो क्या है, लोक में उत्पन्न है ना, मतलब हमारे लोगों के बीच में ये सारे शब्द यूज किए जा रहे हैं, इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, देशज। वे शब्द जो अन्य भाषाओं जैसे उर्दू, अंग्रेजी आदि से लाए गए हैं उसे हम आगत कहते हैं।
जैसे हिदायतें उर्दू का वर्ड है, फरमाइश ये भी उर्दू का वर्ड है, फिक्र ये भी उर्दू का वर्ड है, तकलीफ, गोया, तनख्वाह, शान शौकत, बर्दाश्त, अफसोस, सुपुर्द, टाइट, बस स्टेशन, साइकिल। यहाँ पर बस स्टेशन किसका है? इंग्लिश का है। साइकिल इंग्लिश का है। उससे पहले जो हमने पढ़ा वो सारे के सारे क्या थे? उर्दू के थे। सुपुर्द में उर्दू है और टाइट इंग्लिश का है, तो यहाँ पर उर्दू इंग्लिश दोनों का मिक्सअप है। अब मुहावरे की बात करते हैं। चारपाई तोड़ना, हाथ बटाना, माथा ठनकना, गुस्से से पागल हो जाना, 9 2 11 हो जाना, सीधे मुंह बात ना करना, फिरकी की तरह नाचना, पेट में लंबी दाढ़ी होना, कहीं का ना रहना। ये सारे के सारे मुहावरे जब हम स्टोरी पढ़ रहे थे तो उसमें देखा था हमने। आप वापस से स्टोरी जाके देख सकते हो, उसमें हमने पढ़ा था और आपको इसका मतलब भी बताया गया है ना? हाशिए पे भी दिया गया और मैंने भी बताया है। ठीक है। कहानी कहने के तरीकों को शैली कहते हैं। कहानी किस तरीके से बताई जा रही है उसको हम शैली कहते हैं। हमने देखा कि यह कहानी वाचक के जीवन का एक अनुभव है। घटनाएं घट चुकी हैं, बहादुर वाचक के परिवार में आकर रहा और जब आ चुका है रहा और अब आ चुका है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की घटनाओं का स्वयं उल्लेख कर रहा हो तो उसे हम कहते हैं आत्मकथा, है ना? हम अभी आत्मकथा भी पढ़ेंगे। अच्छा, इस कहानी में वाचक अपने अपने जीवन की घटना सुना रहा है ना? वाचक ही तो सुना रहा था। वाचक याद करते हुए उसका किस्सा पाठकों को सुना रहा है। हम जैसे मैं आपको सुना रहा हूँ ना, तो आप क्या हो? पाठक हो। मैं क्या हूँ? वाचक हूँ। इसी तरह जब स्टोरी लिख रहा था, ये कहानी लिख रहा था, तो वो क्या था? वाचक था। और हम पढ़ रहे हैं तो हम क्या हो गए? पाठक हो गए ना? इसलिए इस कहानी को आत्मकथा शैली मिलती है, मतलब आत्मकथात्मक शैली मिलती है। हमें ऐसा एहसास होता है कि ये आत्मकथा है। ठीक है। किसकी आत्मकथा है? इस वाचक की। किसके लिए है? बहादुर के लिए है। किसी व्यक्ति को याद करते हुए शब्दों के माध्यम से उसके व्यक्तित्व का एक चित्र हमारे सामने उपस्थित कर देना रेखा चित्र है। जैसे मैंने आपको इमेजिनेशन दी, एक इमेजिन कराया, तो एक रेखा चित्र आपके सामने बन गया कि हाँ ऐसा सा हो रहा है। हम बीच बीच में स्टोरी पढ़ रहे थे तो थोड़ा इमोशनल भी हो रहे थे, है ना? वो सारे इमेज हमारे सामने आ रहे थे। क्या रेखा चित्र है? इस कहानी में रेखा चित्र शैली को भी देखा जा सकता है, क्योंकि बहादुर के रूप, रंग, आकार और उसके व्यवहार के कुछ विशिष्ट बिंदुओं को बताकर लेखक ने उसके व्यक्तित्व को उभारा है ना? उसका व्यवहार कैसा था, जब उसे डांट पड़ती थी तो कैसा व्यवहार करता था, रूप रंग कैसा था उसका, है ना? बाकी जो हमने बातें की ये है। उसके बाद उद्देश्य, पर्पज। आप यह तो समझ ही गए कि इस कहानी का उद्देश्य क्या है, लेखक क्या कहना चाहता है। बाल मजदूरी से रिलेटेड बातें की थी हमने। बहुत क्रूर थे उसके लिए लोग, है ना? इनका बेटा ही था एक, फिर बाद में इनकी बीवी भी हो गई, फिर बाद में जब रिश्तेदार आए तो रिश्तेदार की वजह से वाचक खुद ऐसा हो गया, है ना? जब वो छोड़ के चला गया तो इन्हें बहुत पछतावा हुआ। सहानुभूति व्यवहार आया इनके अंदर, है ना? तो सहानुभूति नहीं बल्कि सहानुभूति शब्द का प्रयोग किया गया है ना? अच्छा, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलत बोल दिया, सॉरी। यहाँ हमने सहानुभूति नहीं बल्कि समानुभूति शब्द का प्रयोग किया है। आइए इन शब्दों के अर्थ को समझें। चलो अब हम सहानुभूति और समानुभूति के डिफरेंस को देखेंगे कि क्या इन दोनों में विभिन्नताएं हैं। सहानुभूति का मतलब होता है किसी को दुखी को देखकर, किसी दुखी को देखकर स्वयं दुखी होना, हमदर्दी दिखाना। लेकिन समानुभूति का मतलब होता है जब दूसरे का दुख अपना दुख बन जाए, दूसरे भी अपने जैसे लगने लगे, अपने पराये का भेद समाप्त हो जाए, अपने पराये की कहानी खत्म, सब अपने हो गए, है ना? दूसरों की अनुभूति में लीन होने की स्थिति, इस स्थिति में हम कष्ट को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। अब पाठ्यगत प्रश्न 1.2 आ गया, जो हमने पाठ्यगत में पढ़ा है। यहाँ पर हमें टिक मतलब सही, क्रॉस मतलब गलत, सही और गलत बताना है। आप यहाँ से पढ़ो, कहानी से जो आपने सीखा आप टिक करो और इसका आंसर खुद चेक करो लास्ट पे, है ना? लास्ट में पेजेस में इसके आंसर्स हैं। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर प्रश्नों का उत्तर देखिए, है ना? जैसे बहादुर कहानी के अंत में क्या व्यक्त करता है? घृणा, दुख, अपराध बोध, पछतावा, है ना? तो क्या होता है आपको पता ही है। फिर उसके बाद कह रहे हैं
कि बेमेल शब्द को चुनिए, तत्सम तद्भव ये सारी चीजें हमने जो पढ़ी थी, है ना, देशज आगत, वो सारे करोगे आप। फोर्थ क्वेश्चन है, बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता था, उसका मतलब क्या है? इसने दिया काम करने के बचने के लिए छिपता था ना, दिन भर बहुत उछल कूद मचाता था, नहीं, मार खाने के कारण नहीं, काम करने के लिए इधर उधर होता था। हाँ, घ वाला सही है। इस तरह से आपको सभी का आंसर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्रियाकलाप दे रहे हैं, तो क्रियाकलाप के बारे में देखते हैं क्या लिखा है। कहानी के आरंभ में अपने वाचक द्वारा बहादुर का रेखा चित्र पढ़ा। अपने किसी मित्र, परिजन या परिचित का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। आपने कभी ऐसा, है ना, ऐसी कहानी या कोई रेखा चित्र आपके दिमाग में आया हो, अपने परिचय परिजन जो भी है ना, जो परिचित है, फ्रेंड सर्कल में कोई है, तो वहां से इंस्पायर्ड होकर आप ऐसे शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, आपने क्या सीखा, यहाँ पर हम देखते हैं हमने क्या सीखा। तो कह रहे कोई भी निर्णय भावों के आवेग में, आवेग का मतलब होता है तेजी, या हमारे पास कोई भाव है, हमने फटाफट उसको कर लिया, या दूसरों के कहने पर नहीं, बल्कि खूब सोच विचार कर करना चाहिए, है ना। ईमानदारी और मेहनती लोगों को स्नेह देना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, मतलब उन लोगों का सम्मान करना चाहिए। जैसे यहाँ पर बहादुर का भी सम्मान करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया इन्होंने। निम्न वर्ग की मजबूरियों और मध्य वर्ग की मानसिकता को मासूम बहादुर ही नहीं झेलता, बल्कि देश के न जाने कितने बहादुर यही मानसिक परेशानियां उठाते हैं। और क्या सीखा हमने? मासूम नौकरों से आवश्यकता से अधिक काम लेकर भी उन पर झूठे आरोप लगाना, अत्याचार करना अपराध है। अपराध क्या, हम इसे कह सकते हैं सघन्य अपराध है। बहादुर जैसे लड़कों के साथ समानुभूति व्यवहार करना चाहिए। जैसे वो अपने हो गए, हमने सहानुभूति और समानुभूति में डिफरेंस पढ़ा था ऊपर। उनमें भावनात्मक संबंध स्थापित करना चाहिए, मतलब उनके साथ हमें अटैचमेंट, इमोशनली रहना चाहिए, कि उनको क्या परेशानी है उनकी, है ना, क्या उनको ज़रूरत है, हमें देखना चाहिए। कहानी की भाषा बोलचाल की है, संवाद और भाषा पात्रों के व्यक्तित्व की विशेषताओं के अनुकूल है। मुहावरों और तत्सम तद्भव देशज और उर्दू के प्रचलित शब्दों का आवश्यकता के अनुसार उपयोग किया गया है। ठीक है, ये है, ये हमने सीखा। योग्यता विस्तार, इस कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म 1 जुलाई 1925 को ग्राम नगरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ। एक तो जितने भी राइटर होते हैं हिंदी के, मैक्सिमम यूपी बिहार के होते हैं। अमरकांत उन लेखकों में से एक है, अमरकांत उन लेखकों में से एक है जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे। इस विषय पर उन्होंने एक उपन्यास से इन्हीं हथियारों से लिखा है। अमरकांत के उपन्यासों में सूखा पत्ता भी बहुत चर्चा में रहा है। उन्होंने बहुत सा बाल और प्रौढ़ साहित्य भी लिखा है। बाल साहित्य, बाल कहानियां भी लिखी हैं इन्होंने। कहानी लेखक के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रसिद्धि मिली है, मतलब कहानी लेखन में वो काफी फेमस है। यदि आप उनकी और कहानियां पढ़ना चाहते हैं तो अमरकांत की संपूर्ण कहानियों दोनों भागों में संकलित है, वहां से वो पढ़ सकते हैं आप। आगे पढ़ते हैं हम। अमरकांत को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उनके सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार शामिल हैं। वो आजकल इलाहाबाद में रहकर लेखन कार्य कर रहे हैं। ये जब बुक बन रही थी तब वो इलाहाबाद में लिखकर लेखन कार्य कर रहे थे। अभी क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। हाँ, आप गूगल पे सर्च करके पता कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो। बाल श्रम कानूनन अपराध है, इस संबंध में संशोधित कानून के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। ठीक है, अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं जरूर बताऊंगा आपको। अब पाठान प्रश्न आ गया। अब ये प्रश्न है सारे। वाचक के लिए नौकर रखना किन कारणों में आवश्यक था आपकी दृष्टि में? क्या वो कारण उचित थे? उल्लेख करना आपको। बहादुर कहानी के आधार पर मध्यवर्गीय परिवार की कुछ प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। मतलब जो अपनी स्टोरी पढ़ी है ना, उसके बाद जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना ये सारा, उसको दोबारा से रिवाइंड करो, दोबारा से पढ़ो। इन सभी के आंसर आप फटाफट दे दोगे, चुटकियों में दे दोगे। ठीक है, और आपको क्वेश्चन आंसर पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको जो पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन दिया मैंने, उसकी व्याख्या जो की है उसको अच्छे से समझो आप, उसी से क्वेश्चंस आएंगे।
ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है यही क्वेश्चन दे देंगे, ऐसा नहीं है। आप स्टोरी को अच्छे से समझो, कम से कम 2 या 3 बार कर लो आप, ताकि कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप लिख सको। अच्छा, लिखने की प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि एग्जाम में टाइम हमें बहुत ज़्यादा तो होता नहीं, 3 घंटे में इतना कुछ लिखना होता है। तो आप प्रैक्टिस अभी से करते रहो, ठीक है। जितना सोचोगे स्टोरी के बारे में उतनी अच्छी बातें आपको समझ आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन, बाकी सारे क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि शब्दों का प्रयोग कीजिए। अभी अभी से कोई शब्द बना लीजिए, अभी भी से कोई बना लीजिए। उछल उछल कर, घूम घूम कर, गा कर से शब्दों को बनाइए आप, ठीक है। ऐसे सीखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सव तद्भव ये भी आपने पढ़ा था ना अभी यहाँ पर, उसका यूज कीजिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उत्तरमाला है, जो मैं बार बार कह रहा था, उत्तरमाला यहाँ पर दिया हुआ, आप उत्तरमाला से देख सकते हो, उत्तर मैच कर सकते हो। पहले आप खुद सॉल्व करो, फिर उत्तरमाला से मैच करो, ठीक है। तो अगर ये चैप्टर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो ओपन बोर्ड में है, और या जिनको कोई स्टोरी पसंद है या स्टोरी पसंद करते हैं उनको भी शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अपने सेकंड चैप्टर में।